काबिल हो गए हैं कि हम न्यूमेरिकल कर लें। तो आइए जी। मोइन इज़ वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। जी मोइन साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं कमर्शियल मैनेजर के तौर पे एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। ही डिराइव्ड फॉलोइंग एम्यूलमेंट्स। एम्यूलमेंट्स कहते हैं सर बेनिफिट्स को। ये सर है 155 आपके चैप्टर के एंड पे होगा ये सैलरी के। सो ही डिराइव फॉलोइंग एम्यूलमेंट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 30 जून 2018। एम्यूलमेंट्स कहते हैं बेनिफिट्स को, ठीक है, एम्यूलमेंट्स कहते हैं बेनिफिट्स को। ठीक है जी। सवाल के अंदर डाटा है, साथ साथ पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। करना क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय और रिफंडेबल टू मिस्टर मोइन फॉर ईयर एंडेड 30 जून 18। हमने 30 जून 2018 जो है उसका सारा डाटा निकालना है। सर एक दफ़ा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि वापस चैप्टर 19 में जाके ना तो जो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट था ना इस पे एक नज़र मार लें, ताकि आपको पता लगे कि न्यूमेरिकल चल कैसे रहा होता है। क्योंकि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम न्यूमेरिकल्स कर लें, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। जी ऑल ओके, ठीक है जी, सब अच्छा है। आगाज करें। वापस हम आते हैं चैप्टर 7 पे। चलिए जी, हेडिंग बनेगी मोइन इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। सर टैक्स ईयर कौन सा है सवाल के अंदर? टैक्स ईयर है 2018, तो हम यहां पे लिखेंगे टैक्स ईयर 2018। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है, बल्कि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, आपको भी आदत पड़ेगी ऐसे लिखने की। पूरा लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। वर्किंग वन, और यहां पर हम अभी सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की। ले जी, अब आपने माशाल्लाह जितना भी कानून सैलरी का पढ़ लिया है, अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ ऐड होगी। सबसे पहले है बेसिक सैलरी। जी क्या ये ऐड होनी चाहिए सैलरी में? बिल्कुल होनी चाहिए। कहने को तो भाई साहब की तनख्वाह कितनी है, 2.5 लाख पर मंथ, और पूरा साल काम किया ना इन्होंने, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख। कहने को तो ये भाई साहब सबको कहते हैं कि मेरी सैलरी साल की 30 लाख है, लेकिन अभी देखें कैसे बड़े घर होते हैं इनके। 3 अलाउंसेज हैं। सर कोई फीलिंग आ रही है कि ये अलाउंसेज ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए हैं? सर अगर आपको फीलिंग आ भी रही है ना तो आती रहे। उसकी रीजन ये है कि ये सारे वो अलाउंसेज हैं जो कि आपको हर महीने मिल रहे हैं, और ऑफिशियल ड्यूटीज वाला अलाउंस कभी भी पर मंथ नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। ऐसे ही है। तो अगर फीलिंग आ भी रही है कि ये ऑफिशियल है, सवाल में लिखा है कि ये ऑफिशियल है, तो हम इसको ऑफिशियल मानेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि ऑफिशियल ड्यूटीज का अलाउंस जो है वो पर मंथ होता ही नहीं है। ठीक हो गया? वो सही है जालिमो, उसको क्या हो गया? सर ये देखें, मुझे लग रहा है स्क्रीन में तो नहीं मसला हो गया कोई। ठहरे 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 ठहरे, सर ये स्क्रीन को कुछ हो गया, यहां से तो ठीक है। मर्जी है यार। ये किसने छिड़ी थी तार? ओ आ गया, ओके। वो क्लास में वो भी तो है ना, वो बताया आपको जो फर्नीचर खींचते हैं। ओके, तो अलाउंसर बताएं कितना कितना है? 4500 को 12 से मल्टीप्लाई करके बताएं क्या जवाब आता है। सॉरी 54,000। फिर है जी 25,000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 लाख आएगा। और 11,500
इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, माशाल्लाह। ले सर जी, तीनों अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, अभी तक जो कुछ भी आ रहा है सारा कुछ टैक्सेबल है। तो भाई साहब दुनिया को कहते फिरते हैं मेरी 30 लाख रुपया साल की तनख्वाह है, अभी देखें इनके साथ होगी क्या। इन एडिशन टू अबव, मुइन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग: परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस ऑफ ₹5 लाख। द बोनस वॉज हाउएवर पेड टू हिम ऑन 5 जुलाई 2018। जी बोनस टैक्सेबल होता है? हाँ, तो ऐड करेंगे इसे सैलरी में, सैलरी में ऐड करेंगे इसे। परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस, ये देखें मैं सैलरी में ऐड करने लगा हूं, ये देखें और ये देखें और ये मैंने ऐड कर दिया। वो 30 जून 18 के बाद मिला है। सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है, जिस साल मिले उस साल टैक्स होती है। 5 जुलाई 18 टैक्स ईयर 19 है, और मैं कौन से साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं? 18 की। तो सर ये ऐड नहीं होगा। और सर ये देखें, हम अपनी आदत बनाएंगे कि अगर हम कोई चीज़ शामिल नहीं भी कर रहे ना, तो हम उसकी लाइन ज़रूर लिखा करेंगे, क्योंकि आई कैप ना सवालों में ऑलमोस्ट अब ये लिखता ही है कि शो एक्सक्लूजन्स एज वेल, कि जो चीज़ें आप शामिल नहीं कर रहे ना वो भी बताएं। तो हम आदत साथ ही बना लेते हैं, ताकि जब हम पेपर में जा रहे हो ना तो हमें पता हो कि ये काम हमने करना ही करना है, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो, आप कर दिया करें। तो ये आदत आज से ही बन जाए। ठीक हो गया? अगले साल 5 लाख ऐड करेंगे। ₹9 लाख फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद एम्प्लॉयर। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ही वॉन्ट नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 साल। सर ये बॉन्ड क्या होता है? देखिए, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है जेम्स बॉन्ड और एक होता है समद बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड हम आपको मेरे से बेहतर पता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना इसको कहते हैं एग्रीमेंट। आप एम्प्लॉयर के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं 5 साल तक नौकरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नौकरी छोड़ के चला गया तो तुमने मुझे जितनी भी तनख्वाह दी होगी ना वो तुम मेरे से वापस लेने के पाबंद हो। इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए सर, एक आपने घर में मुलाजिम कोई रखा हो और बड़ा पुराना आपके पास हो, आपको भी होता है कि यार ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, पता है इसको आपकी अच्छाइयों बुराइयों का उसे पता है, आपको उसका पता है, एक मामलात सेट होते हैं। जिस दिन वो बंदा छोड़ के चला गया तो आपके लिए नया बंदा ढूंढना ही एक मसला बन जाएगा। फिर उसे सारा कुछ सिखाओ, फिर उस पर भरोसा बनाओ, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि बंदे को ना अपने पास रिटेन करके रखा जाए। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं, 5-6 महीने वहाँ पे काम करते हैं, फिर अच्छी नौकरी मिलती है तो छोड़ के चले जाते हैं। बंदा कहता है यार 5-6 महीने में तो तुमने मेरे दफ्तर के मामलात ही अभी समझे थे, बेहतरी तुमने क्या की है? बेहतरी तो तुमने कोई नहीं की, मैंने तो उल्टा तुम्हें तनख्वाही दी है बस। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई 5 साल का मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि मैं तुम्हें 6-8 महीने में साल में काम सिखाऊंगा और अगले 4 साल फिर तुम मेरी खिदमत करोगे। तो इसलिए ना कोशिश एम्प्लॉयर्स की ये होती है कि वो छोड़ के ना जाए। तो बहरहाल क्या ये एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशन है? और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर आपकी नौकरी के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए तो उस पे जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी सैलरी में ऐड होंगे, याद है? तो सर ये वही कंडीशन आ गई। तो सर आप यहाँ पे लिखेंगे साइनिंग अ बॉन्ड, अंग्रेजी कुछ भी लिख दें, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस बात समझ आनी चाहिए कि ये एडजस्टमेंट कौन से वाली है। तो 9 लाख रुपया ये भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। ओके, A special allowance of ₹50,000 was paid to meet expenses necessarily to be incurred in the performance of official duties, a special training program। भाई साहब को 50,000 रुपए का अलाउंस दिया गया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था ऑफिशियल ड्यूटीज का। ऐड होगा, खसूसियात पूरी कर रहा है सर, ऑफिशियल भी है, और कौन सा आपको मंथली मिल रहा है? एक ही दफा मिला तो बस ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, असल खर्चा ना 40 हुआ है। तो क्या मतलब इसका? हमने कहा था कि जो खर्चा ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए नहीं होगा
उसको हम सैलरी में ऐड करेंगे। तो सर ठीक होगी बात कि 50,000 जो है वो आपको मिला था और आपने जितना खर्चा किया है वो कितना है, वो सिर्फ 40 है, तो 10 तो नहीं हुआ ना, वो तो सैलरी में ऐड होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे स्पेशल अलाउंस। पचास मिले थे, 40 ऑफिशियल में खर्च हो गए, बहुत अच्छी बात है, बकाया 10 तो नहीं ना खर्च हुए। तो उसने लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा अलाउंस जो कि होली और नेसेसरीली ऑफिशियल ड्यूटीज में नहीं हुआ इनकर, वो भी ऑफिशियल नहीं है, तो इसका मतलब है इसको भी आपको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। साथ है सब, कोई पीछे तो नहीं रह गया। आगे चलते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। पता नहीं ऑफिशियल है कि पर्सनल है, नहीं पता। आगे लिखा है जी 20% ऑफ दिस अमाउंट वॉज स्पेंट बाय मोइन इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। सर जी सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए का इंटरनेट जो है ना, 20% 4,000 ही बनता है ना, ये इसने ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किया। बाकी 16,000 के इंटरनेट से इसने नेटफ्लिक्स देखा, इसने व्हाट्सएप यूज किया, इसने फेसबुक यूज किया, ऐसे ही है। तो सर क्या कहते हैं फिर, आप क्या करना चाहिए? 16,000 ऐड होना चाहिए जो पर्सनल से रिलेटेड है। रिम्बर्समेंट ऑफ इंटरनेट, सर 20,000 है और इसका 80% ऐड होगा ना, 20% नहीं होगा, 80% ऐड होगा, तो हम 80% लिख के यहां 16,000 लिख देते हैं। अभी तक सवाए एक के सारा कुछ ही ऐड हो रहा है, यही कहा था आपको। आगे चले। ओ माशाल्लाह यार, जिंदगी हो तो मुइन जैसी हो, गाड़ियां भी मिल रही हैं। He has been provided a company maintained 1600 सीसी गाड़ी। सर प्रोवाइडेड या ट्रांसफर्ड? तो इसका मतलब है जब तक नौकरी है तब तक गाड़ी है, नौकरी खत्म तो गाड़ी भी खत्म। निगाहें क्या ढूंढेंगी? निगाहें दो चीजें ढूंढेंगी, एक पर्पस जिससे परसेंटेज पता लगेगी और दूसरा सोर्स जिससे वैल्यू पता लगेगी। आइए चलते हैं आगे। Which was used partly for official and partly for personal। 5% याद है आपको? तो सर एक काम तो लिखे ना, व्हीकल प्रोवाइडेड, अमाउंट जो भी हो लगना उस पे 5% है। अब देखते हैं खरीद के दी गई या लीज करवा के दी गई। अगर खरीद के दी होगी तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर देखेंगे, और अगर लीज करवा के दी होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज देखेंगे। द एम्प्लॉयर हैज, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, लीज द कार, कार लीज हुई है। द ग्रॉस लीज रेंटल्स पेबल ओवर द पीरियड ऑफ लीज ऑफ 3 years अमाउंट टू 27 लाख। वो कहते हैं कि 3 सालों में जो मैंने लीज रेंटल्स यानी लीज की किस्तें पे करनी है वो 27 लाख है। मुझे चाहिए ये डाटा? मुझे नहीं चाहिए डाटा, मुझे क्या लगे कितना पे करना है। मेरी निगाहें तो वही ढूंढ रही हैं, क्या ढूंढ रही हैं? उस शख्स को जिसने कहा था सीए कर लो जिंदगी आसान है, फेयर मार्केट वैल्यू, उस शख्स को ढूंढी है निगाहें। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ लीज वाज, निगाहें इसी को ढूंढ रही थी, इसी को ढूंढ रही थी। लेकिन आगे एक जुमला और लिखा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। टोटल लीज रेंटल्स पेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, इस साल में मैंने 9 लाख रुपए की किस्तें दी हैं, चाहिए मुझे ना, तो मुझे इस साल की किस्तें चाहिए ना मुझे उसकी टोटल किस्तें चाहिए, मुझे जो चाहिए ना वो मुझे मिल गया है। समझ रहे हो? मैं फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, आप पता नहीं किधर जा रहे हैं। 20 लाख रुपया मुझे चाहिए था। तो सर जी गाड़ी पूरा साल के लिए इस्तेमाल पास रही या बीच में कहीं प्रोवाइड की गई? सवाल खामोश है, सवाल खामोश है। एज्यूम करें कि आपको पूरा साल ही है, लिखवाए थे ना कुछ पॉइंट्स, आपको याद है कि नहीं? तो सर टाइम बेस्ड प्रोपोर्शनेट का भी पॉइंट लिखवाया था कि अगर कम अरसे के लिए गाड़ी दी गई होगी तो आप इसको 9/12 8/12 जितने भी महीने होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल खामोश है, तो एज्यूम करें कि पूरे साल के लिए ही गाड़ी गई है। बताएं सर 1 लाख। सर कब तक ऐड होता रहेगा ये? जब तक प्रोवाइडेड है। ये नहीं देखना कि 20 साल में 20 लाख ऐड हो जाएगा तो चलो बस 21वें साल कुछ नहीं होता रहेगा। यानी आपको मिसाल ये दी थी कि फिरौन के एम्प्लॉय को अगर फिरौन ने गाड़ी दी होगी ना और आज भी उसके पास होगी, वो आज तक सैलरी में ऐड कर रहा होगा।
ठीक है, नो टाइम लिमिट। सब अच्छा है, अभी तक सब कुछ जो पढ़ा हुआ अप्लाई हो रहा है सही, कोई मसला तो नहीं हो रहा। बस ऐसे ही आते हैं न्यूमेरिकल, और क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। कोई एक आधी एडजस्टमेंट होगी उल्टी पुल्टी, बाकी तो ऐसे ही होता है सारा कुछ। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, पास पेपर देख लीजिए। आप मजाक समझते हैं मुझे, मेरा आपका मजाक वैसे है कोई नहीं। 10 सर्विसेज ऑफ ए हाउस कीपर, मुलाजिम दे दिया गया, दिमाग में घंटियां बज रही हैं। क्या कानून था, क्या कानून था? एम्प्लॉयर मुलाजमीन को जो पैसे देगा उसमें से माइनस कर दे वो अमाउंट जो मैं एम्प्लॉयर को दूंगा। ढूंढे चीजें, ढूंढे। हाउस सर्वेंट सैलरीज फॉर द ईयर पेड बाय एम्प्लॉयर आर, माशाल्लाह माशाल्लाह, 2,30,000 की तनख्वाहें एम्प्लॉयर दे रहा है मुलाजमीन को, और मैं एम्प्लॉयर को कितना दे रहा हूं? एंड मोइन पेड 40,000 टू एम्प्लॉयर। ये माइनस हो जाएगा, तो नेट खुशी कितने की हुई? तो नेट खुशी आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी ताकि आप इस पे हिस्सा एफबीआर को दें। ठीक है जी, ऑल गुड ब्रो, आगे चलते। सॉरी जी, बिल्कुल नहीं, हर हेड की नहीं होंगी। सवाल लॉन्ग दो आते हैं, एक सैलरी का आता है और एक बिजनेस का आता है। सैलरी वाले सवाल में ना कोई 10, 12, 13 एडजस्टमेंट सैलरी की होंगी, 1-2 कैपिटल गेन की होंगी, 1-2 प्रॉपर्टी की होगी, 1-2 अदर सोर्सेज की होंगी, 1-2 टैक्स क्रेडिट्स की होंगी, बस यूं होगा। बिजनेस के सवाल में 12-13 बिजनेस की, उसी तरीके से 1-2 अदर सोर्सेज की, 1-2 कैपिटल गेन की, 1-2 प्रॉपर्टी की, 1 आधी टैक्स क्रेडिट्स की, बस यूं होगा। तो मेन जो सवाल होगा ना, अगर सैलरी का है तो एडजस्टमेंट ज़्यादा सैलरी की 70% उसकी होंगी, और बिजनेस का है तो 70% बिजनेस की होंगी। करेंगे इंशाल्लाह, ये भी थोड़ा सा मजीद पढ़ लेना कोई 2-4 दिन और, तो फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स चैप्टर 18 के हम आगाज़ करेंगे। ठीक है दोस्त, दादाजी ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करेगा। सर अच्छी जगह पे होंगे माशाल्लाह, इतने बच्चे उन्होंने पढ़ाए, दुआएं लग गई होंगी उनको, और माशाल्लाह अच्छी जगह बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। आज है मेरा पोता, इकट्ठे जन्नत के फल खाएंगे यार, और क्या चाहिए, जन्नत मिल जाए और क्या चाहिए। लो सर, आज आपको कोई दुनिया में बता दे कि भाई तेरी जन्नत कंफर्म है, तो फिर और रह क्या जाता है, और रह क्या जाता है फिर। ठीक है, मकसद पूरा हो गया ना, पास हो गए। कोई आपको बता दे कि आप सीए कर जाएंगे, तो आप तो क्लास में भी ना आए, आगे जब हो ही जाना तो दफा करो। तो दो तो लोग होते हैं जो या तो क्लास में भी नहीं आएंगे, दूसरे वो होंगे जो क्लास में बड़े मोटिवेशन से बैठेंगे। दो तरह के लोग होंगे। चले आगे चलते हैं। तो वो जो सहाबा कराम थे ना, वो वाले लोग थे कि मजीद इबादत करते थे। जब उनको बताया गया ना कि आपकी जन्नत कंफर्म है, सर मजीद करते थे। चले छोड़े, मेरे मुंह से ऐसी बातें आप कहेंगे क्या बातें कर। ऑन 31 दिसंबर 2017 ही रिसीव्ड अ कर्जा ऑफ रुपीज, ओ यार 2 मिलियन का कर्जा मिल गया। और समझ रहे हो, द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 4%, प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट इज 10%। क्या समझ आती है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल लोन है? कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है? तो 6% के हिसाब से अमाउंट ऐड होनी है, पूरे साल के लिए ऐड होनी है, पूरे साल के लिए ऐड होनी है, 6 महीनों के लिए, क्योंकि कर्जा आपको मिला ही 31 दिसंबर को है, तो इंटरेस्ट बेनिफिट 6 माह का हुआ है ना, तो 6 माह ही ऐड होना है। लेकिन सर मुझे ना एक फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि मोइन ने भी ना कभी एम्प्लॉयर को कर्जा दिया था और मोइन ने ना उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया था। नहीं, फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा, मेरा सीए पास है, मुझे फीलिंग्स आ सकती हैं, मुझे ना कहेंगे घर छोड़ के आया करें। हाँ बताएं फिर, अब आपको फीलिंग आ रही है? अच्छा हाँ, तो बस नहीं लिखा सवाल में, तो फिर हम क्या करें। कंसेशनल लोन, क्या करूं? 20 लाख। अच्छा, वैसे आपको पता ना कि 10 लाख तक तो वैसे ही छूट है, तो ऊपर वाले 10 लाख पे लगा देते हैं। नहीं सर, टोटल पे लगती है। ये अक्सर दुर्चंदा सितारे होते हैं, वो कहते हैं सर 20 लाख का कर्जा था तो 10 लाख तक तो वैसे ही छूट है, तो हमने ऊपर वाले 10 लाख पे लगा दिया था। वो भी फिर ऊपर वाले नंबर आपको देते थे, नीचे वाले काट के ना तो आपको 47 का मैसेज कर देता। तो पैसी हरकतें ना किया करें। कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है? 10% बेंचमार्क है, 4% पे किया तो 6, और सर फायदा पूरे साल का नहीं हो रहा, 6 महीनों का हो रहा है। फरमाइए सर। 60,000 रुपया आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया गया कंसेशनल लोन के तवस्सुत से।
ठीक है सर, ऑल गुड ब्रो। ₹3 लाख ऑफ अबव कर्जा वॉज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन 30 जून। साल के आखिरी दिन 3 लाख रुपए का कर्जा एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया। सर क्या मतलब है इसका? क्या एम्प्लॉय की लायबिलिटी थी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर ने माफ कर दी? तो सर बस ठीक हो गया, ये आप सैलरी में ऐड करेंगे। लोन वेव्ड कर दे या लायबिलिटी वेव्ड कर दे, वट एवर सूट्स यू। 3 लाख ठीक हो गया। और आखिर में कहता है मोइन ऑब्टेन्ड अ कर्जा ऑफ 3.5 लाख फ्रॉम एमसीबी बैंक फॉर हिज डॉटर्स मैरिज सम ईयर्स बैक। इन द करंट ईयर एम्प्लॉयर पेड दिस अमाउंट टू बैंक। वो कहता है कि जी मोइन ने कर्जा लिया 3.5 लाख का एमसीबी बैंक से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ साल पहले। इस साल एम्प्लॉयर ने बैंक को पे कर दिया। एम्प्लॉय ने नहीं, एम्प्लॉयर ने मोइन के बिहाफ पे पे कर दिया। तो याद है वो पढ़ा था कि एम्प्लॉय की लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर पे कर दे तो हो जाएगा। तो ये ऐड कर दे, लोन टू एमसीबी। कितनी अमाउंट है सर? 350। और कुछ रह गया? ओके, अब मोइन ही बचा है बस। बताएं सर टोटल करके कि भाई साहब की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी बनती है, टोटल कर दे। जी कितना सर? 541, ये 5418,000, 5418,000। ओके, ये हमारी टोटल सैलरी है। तो भाई साहब दुनिया को बताते फिरते हैं 30 लाख, असल में सैलरी कितनी निकली? 54 lakhs। लें सर जी, ये आ गई वर्किंग वन से न्यूमेरिकल के चेहरे पे। अब जरा 1 मिनट देख लें, उसके बाद नोट कर लीजिएगा प्लीज। सवाल में किसी और हेड की इनकम है? नहीं है। तो यही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। क्या सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंस है? नहीं है। तो इसी को ही टैक्सेबल इनकम कह दें, वक्त बचाएं। टेबल 1 लगेगा, टेबल 2 लगेगा? बिल्कुल, सैलरीड है तो सारा ही सैलरीड होगा ना। तो सर टेबल 2 लगाकर इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दें। और नीचे ना तो टैक्स क्रेडिट्स है, ना सेपरेट ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप इसको टोटली फिर इग्नोर करेंगे, यही टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। सर बोर्ड पे ही कैमरा रखिएगा।
जी सर, कुछ अबूर हासिल हुआ, कुछ बेहतरी हुई 10-12%। लाशें बोलती ही नहीं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कुछ सवाल गलत हो गया? अच्छा, तो ये आपने गलत लिखवाया? ओ, चेक कर लें भाई, लेकिन इसका ये जवाब मुझे याद है। टैक्स निकाल लिया आप लोगों ने? बस ठीक है। कितना बनता है, कितना बनता है टैक्स? 1077366 7300। ओके, गुड हो गया, गुड। चले आगे, नाश्ता करके आए यार? ईद पे घर जाओगे? हाँ, कहाँ पे घर है? वो भी हैवी रोटी है यार, जबरदस्त। अच्छा जी, ये हमने सफ़ा नंबर 109 पे पॉइंट 8 था जो कि हमने स्किप किया था कल। आइए इसको देखते हैं। मेरे भाई, हमने ये बात पढ़ ली थी कि अगर आपने एम्प्लॉयर से कर्जा ले लिया तो उसका आपकी सैलरी पे क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट फ्री होगा तो बेंचमार्क रेट के बराबर अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, और अगर कंसेशनल होगा तो फिर क्या होगा? कंसेशनल होगा तो फिर क्या होगा? हाँ, आप उसको माइनस कर देंगे। अब यहां पे ना इसी बात को एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। एक बात जहन में रखनी है, इस पॉइंट का ये जो इंटरेस्ट लोन वाला सैलरी के लिए ना, उस पर कोई फर्क नहीं है, वो चीज़ ऐसे ही लगती रहेगी, ये उसके इजाफी बात है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि इस पॉइंट की वजह से हमने जो कल बात पढ़ी थी ये वाली इस सेक्शन में, उसमें कोई फर्क पड़ेगा। वो बात बिल्कुल एज इट इज रहेगी। ठीक होगी बात? ये सेक्शन क्या कहता है सर? ये सब सेक्शन कहता है कि अगर आपने एम्प्लॉयर से कोई कर्जा लिया तो सर वो बात तो वहीं की वहीं है कि इंटरेस्ट फ्री होगा तो बेंचमार्क सैलरी में ऐड कर देंगे, और अगर कंसेशनल होगा तो डिफरेंस ऐड कर देंगे, वो बात वहीं की वहीं है। लेकिन आपने कर्जा लेकर उसको अयाशियों में उड़ाने की बजाय आपने उससे कोई ऐसा एसेट खरीद लिया जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने कर्जा लेके कोई दुकान खोल ली, उससे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है। आपने उससे कोई घर खरीद लिया, किराए पे दे दिया, जिससे आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, हो सकती है ऐसी बात। या आपने कोई शेयर खरीद लिए जिनसे आपको गेन लॉस आ रहा है। तो अगर आपने कर्जा लेकर किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर दिया जिससे आपको टैक्सेबल इनकम आ रही है, तो फिर ये सेक्शन आपके लिए। वो बात वहीं की वहीं है कि कर्जा लेने पे सैलरी में जो ऐड होना है, इंटरेस्ट की बचत, वो होना है, वो बात उधर की उधर है, उसको चेंज नहीं करना, एक इजाफी काम करना है। वो क्या करना है मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मिस्टर आसिम हैज ऑब्टेन्ड अ कर्जा ऑफ 16 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन यकम फरवरी 13 फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप फॉर हिज बिजनेस। सर ये मैं आपको समझा रहा था कि आज कर्जा लेकर तो उससे हमने क्या किया है, उससे हमने कोई ऐसी चीज खरीदी है जिससे इनकम आ रही है। द इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर ऑन दिस लोन इज 4% पर एनम। एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई जी मैं तो इस पे आपसे 4% लूंगा, तो सर 6% का फायदा हो गया, तो बस ठीक हो गया। He has provided you with the following details regarding tax year 2013। बिजनेस का रेवेन्यू है 12 लाख और एक्सपेंसेस हैं जी 3 लाख। इसी तरीके से सैलरी में बेसिक सैलरी है 50,000 और हाउस रेंट अलाउंस है जी 30,000। ओके, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लोग सिर्फ इधर बोर्ड पे देखेंगे, आसान सा सवाल है, नहीं इधर नहीं होगा, ये बोर्ड नहीं सही, उधर उधर मिटा दूं, वो आप लोगों ने कर लिया नोट? ओके सर, ये इसके जो लेक्चर नोट्स है ना, इनके सोल्यूशन किताब में कहीं नहीं है, वो यही है जो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा ना हो कि मसला हो तो देख लें, अगर किसी ने नोट करना है या तस्वीर उतरवानी है तो। नाश्ते पे फोकस होता है तेरा, नाश्ता ना मिस हो जाए, सवाल बेशक मिस हो जाए। माशाल्लाह, सवाल मुझे मिल नहीं रहा था है, अब बता रहा सवाल मिल नहीं रहा था।
कौन सा 155 सवा नंबर बताया था मैंने? खोलो 155 सवा नंबर। फिल्में इकट्ठी, पूरे पूरे सीजन इकट्ठे हुए हैं बल्कि इधर तो 20-20 एपिसोड्स वाले। ओके सर, सवाल कहता है कि एक तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और दूसरी आपकी, आपने बस बोर्ड पे देखना सर, और दूसरी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। चार्जेबल बिजनेस में कितना है जी? 12 लाख। 12 लाख। और अगर बात की जाए एक्सपेंसेस की, वो इसमें से आपको पता है कि लेस हो जाएंगे। कितने हैं सर? 3 लाख। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर सैलरी की बात की जाए तो बेसिक सैलरी कितनी है? 50,000। 6 लाख बनेगा। और हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 30,000। ये बनेगा 3 लाख और, चले जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब जरा छुपी हुई बातों पे आते हैं। ये बातें तो वो है ना जो सवाल में बिल्कुल गिवन है। सर आपको मिला है कर्जा, वो भी 10 लाख से ज्यादा, वो भी कंसेशनल रेट पर, तो सैलरी में अमाउंट ऐड होगी। तो सर कंसेशनल लोन के नाम से कितना कर्जा है मेरे भैया? 1.6 मिलियंस। कितने प्रतिशत की खुशी? 6% की खुशी। क्या पूरा साल रही खुशी या चंद महीने रही? 5 महीने। सर देखें, यकम फरवरी को कर्जा मिला है आपको, तो खुशी 5 महीने की रहेगी। 5/12। फरमाइए सर। सॉरी, 40,000। ओके, ले सर। लेकिन एक बात और भी तो छुपी हुई है इसके अंदर। क्या मैंने ये कर्जा दुकान खरीदने के लिए लिया था? बोले, मैंने दुकान खरीद भी ली और उस दुकान की वजह से मुझे 12 लाख की इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है। सर अगर कर्जा ना होता तो ये रेवेन्यू भी ना आता, क्योंकि दुकान ना होती तो रेवेन्यू भी ना होता। एक बात और यहां पे छुपी है कि मैंने इस रेवेन्यू को कमाने में 4% का इंटरेस्ट भी पे किया है। मानते हैं इस बात को? मैंने 4% पे किया है सर। 6% का फायदा ऐड अगर करता हूं तो फिर 4% जो पे किया है, क्या वो मेरा खर्चा नहीं है? और वो खर्चा इसीलिए तो पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकम हो रही है, उसी की वजह से इनकम हो रही है। ये बात आपको समझ आएगी? देखें, मुझे उसने 4% पे कर्जा दे दिया, मार्केट में 10% है, 6% का फायदा हो गया, वो तो सैलरी में ऐड है, इस पे मैं और आप मुत्तफिक हैं, कल बात हो गई थी। लेकिन मैंने 4% सर इंटरेस्ट पे भी तो किया है, क्या ये मेरा खर्चा नहीं है? ये भी तो है ना। अगर वो 6% ऐड कर रहा है तो फिर 4% जो मैं पे कर रहा हूं फिर माइनस भी करने दे। लॉजिक तो ये कहती है, और बिल्कुल लॉजिकल बात है। मैंने कर्जा लिया दुकान बनाने के लिए, दुकान से मुझे इनकम आ रही है और कर्जे पे मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं, तो सर इस इनकम को कमाने में मेरा इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है सर, वो माइनस होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आती है? तो ये 4% का कर्जा, 4% का इंटरेस्ट कर्जे के ऊपर जो मैं पे कर रहा हूं, सर ये मेरा खर्चा है और ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस को कमाने में काम आ रहा है, तो सर ये माइनस होना चाहिए। सब मुत्तफिक हैं इस बात पे। तो सर हम क्या करेंगे, नोट कोई ना करे, बोर्ड पे देखें, ये जो इंटरेस्ट है ना 16 लाख, 4%, 5/12। तो सर मुझे ये कैलकुलेट करके बताएं कितना बनता है। जी कितना बना? 16 लाख इंटू 4% इंटू 5/12, सॉरी ये बनता है। लें सर, तो जो मैंने इंटरेस्ट पे किया था वो मैंने खर्चे के तौर पे माइनस कर दिया, जो कि लॉजिकल बात है। तो जो बच गया वो सैलरी में ऐड, जो पे कर दिया खर्चा
इनकम में से माइनस। ठीक हो गया। अब आपको कहानी में एक ट्विस्ट पढ़ाता हूं। वेयर एम्प्लॉय यूजेस अ लोन obtained from employer for acquisition of any asset or property producing income under any head of income। एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर से मिलने वाले कर्जे को किसी ऐसे एसेट या ऐसी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करता है जिससे मुझे इनकम आ रही है। अब ये बात बड़े ध्यान से सुननी है, ये समझा जाएगा, हो नहीं रहा होगा, समझा जाएगा। दैट एम्प्लॉय हैज पेड प्रॉफिट इक्वल टू, समझा जाएगा कि आपने प्रॉफिट बेंचमार्क रेट के बराबर पे किया है। क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे जवाब पे? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मैं यहां पे 4% माइनस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने 4% पे किया है। वो कहता है तुम समझो कि तुमने 10% ही पे किया, बेंचमार्क के बराबर ही पे किया है, समझो। तो फिर मैं क्या समझूं? फिर ये 10% होना चाहिए। अब बताएं क्या जवाब आता? $66,667। तो ये उसने आपको बेनिफिट दिया है। वो कहता है कि तुमने अगर कर्जा लेके उड़ा दिया ना ये एशियो में, मर्जी तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने उसको इंसानों की तरह इस्तेमाल किया, तुमने उससे कोई ऐसी चीज बनाई जिससे इनकम आ रही है, तो इस इनकम पे मुझे भी तो टैक्स आएगा। तो तुम भी तो मेरा भला कर रहे हो, तो चलो मैं भी तुम्हारा भला करता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुमने इंटरेस्ट जिस मर्जी रेट पे दिया हो, लेकिन बेंचमार्क से कम, तो तुम बेंचमार्क पे माइनस कर सकते हो। हाँ, अगर तुमने 12% पे लिया है तेरा, फिर एक्चुअल माइनस होगा, फिर एक्चुअल माइनस होगा। तो ये उस वक्त है अगर आपका एक्चुअल रेट जो एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है ना वो बेंचमार्क से कम है, तब ये पॉइंट लगेगा। वरना अगर एक्चुअली ज्यादा हो गया फिर तो आप ज्यादा वाला माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है जो कि आपको मिला है। तो आपने बेंचमार्क रेट से कम 1 से लेके 9 तक जितना मर्जी पे किया हो, माइनस आपने 10 ही करना है। लेकिन अगर आप 10 से ऊपर चले गए तो फिर तो आप एक्चुअली माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें भी देखें उसने एज्यूम यही किया है कि 10% माइनस होगा। जी सर, कोई कंफ्यूजन? चलने फिर आगे। ऑल गुड। सर ये नोट पढ़ लें, ये जो नोट लिखा हुआ है ना, अगर इंटरेस्ट एम्प्लॉयर ने बेंचमार्क रेट से ज्यादा चार्ज कर लिया तो फिर एक्चुअल इंटरेस्ट ही आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करेंगे। सैलरी का रूल वही है, उसको नहीं छेड़ना, उस पर कोई फर्क नहीं है। पता लगे जी इसकी वजह से आप सैलरी की में हरकतें शुरू कर दें, सैलरी में ऐड होने के असूल वही है जो कल पढ़ लिए थे। ये सिर्फ बात हो रही है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस या कोई भी इनकम आप कमा रहे हैं कोई एसेट लेके, उसकी बात हो रही है। ठीक हो गया जवानों, सब अच्छा है? कोई सवाल? सैटरडे ऑफ होना चाहिए यार, है ना? सैटरडे ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे तो फ्राइडे भी ऑफ है। जी सर, एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं। 9वां भी हो गया था, 10वां भी हो गया था। ओके, बल्कि आपको यहीं से ही बता देते हैं। अच्छा जी, बोर्ड नजर आ रहा है, हेडिंग नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है? सर ये ना एक अदर छोटी सी समरी है जो कि ना मैं आपको भी थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करता हूं। ये है जी एसेट प्रोवाइडेड और एसेट ट्रांसफर्ड से रिलेटेड। देखें प्रोवाइडेड क्या होते हैं, आपको कल बताया था। प्रोवाइडेड होते हैं कि जब तक नौकरी है तब तक बेनिफिट है, नौकरी खत्म तो बेनिफिट भी खत्म। और ट्रांसफर्ड क्या होता है जी? ट्रांसफर्ड होता है ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई, पक्की पक्की आपको दे दी गई। बात समझ आ गई? ओके।
सर ये वाला कॉलम डील करता है प्रोवाइडेड को, और ये है जी ट्रांसफर्ड हो जाए, सोल्ड हो जाए या गिफ्टेड हो जाए। देखें ट्रांसफर्ड पैसे लेके भी हो सकती है, बगैर पैसों के भी हो सकती है। सोल्ड तो पैसे लेके ही होती है, और गिफ्टेड बगैर पैसों के एम्प्लॉय को दे दी जाती है। अब हम जरा इनको अलग अलग करते हैं। सर अगर आपको कार प्रोवाइड कर दी गई तो हमने प्रोवाइडेड का क्या असूल पढ़ा, या 5% या 10% कॉस्ट का, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू का। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है। इसके अलावा अभी तक इस टेबल में मौजूद हमने कोई भी बात नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में ये सारी बातें बता देता हूं। 2 मिनट के लिए आ जाएं ट्रांसफर्ड पे, कि अगर आपको प्रॉपर्टी पक्की पक्की ट्रांसफर कर दी गई, गाड़ी पक्की पक्की ट्रांसफर कर दी गई, तो फिर सैलरी में क्या ऐड होगा। वेरी इजी रूल, वो कहता है कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। आज 9 मई है, 9 मई है, 9 मई को एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी ट्रांसफर कर दी। तू क्यों हंस रहा है, तुम याद आ रहा है तुझे कुछ? ओके तारीख बताइए, तू हंस रहा है आगे से। तो 9 मई को एम्प्लॉयर ने, अब सारे हंस रहे हैं, अजीब लोग हैं, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? सर आप भी हंस रहे हैं, क्या हुआ, कोई मसला हुआ है, कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, पता नहीं क्यों हंसी जा रहे हैं यार आप लोग। यार ये कैमरे इनकी तरफ करो, ये तो फारग हो ना, सारे पीर को गायब होंगे सारे। तो 9 मई को एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी ट्रांसफर कर दी। फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 100 रुपया थी। लेस कर देंगे इसमें से अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, और अगर इस गाड़ी के बदले में एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दी, वो लेस हो जाएगी। तो एज्यूम करें कि एम्प्लॉयर ने कहा 100 रुपए की गाड़ी है शौकत, 100 रुपए ही दे दो मुझे, तो फेयर वैल्यू में से अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइनस करेंगे तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि खुशी नहीं हुई ना। एम्प्लॉयर ये क्या बात हुई, जितने की मार्केट से मिल रही है तूने भी उतने की दे दी। मज़ा तो तब आएगा अगर 100 वाली गाड़ी 20 में मिल जाएगी और 80 का फायदा हो जाएगा, और ये 80 आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे। बात समझ आ गई? तो सर ट्रांसफर्ड का असूल बड़ा सीधा सा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अच्छा मजे की बात और कि चाहे आपको गाड़ी ट्रांसफर हो, चाहे एम्प्लॉयर आपको घर बना के दे दे, या दुनिया जहान की चीजें, कोई लैपटॉप, शादी हो जाए तो खाना बनाने के लिए ओवन, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये शादी के बाद वाली चीजें हैं जो कि मर्द को जरूरत पड़ती है इन चीजों की। ठीक है, तो ठीक है सर, कुछ भी ट्रांसफर हो जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देंगे। ट्रांसफर का असूल बड़ा सीधा सा, कुछ भी एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया। सर कुछ भी से मुराद कुछ भी, ओ सर कुछ भी, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। बात समझ आ गई? ये तो बड़ा सिंपल रूल है। प्रोवाइडेड में मसले हैं, गाड़ी का प्रोवाइडेड कुछ और है, घर का प्रोवाइडेड अभी पढ़ना है कुछ और है। अच्छा अब ये तीसरी चीज पढ़ लेते हैं, घर को छोड़ें, घर को भी देखते हैं। बल्कि एक काम क्यों ना करें, पहले मैं आपको ट्रांसफर वाली प्रोविजन क्यों ना पढ़ा दूं, ताकि वो तो खाता क्लोज होना। ये लिखा है पॉइंट नंबर 11 में ट्रांसफर्ड की बात हो रही है, और ये लाश आपको ना सफा नंबर 110 पे मिलेगी। जी ब्रोज सब अच्छा है, ओके ओके। वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, सैलरी शैल इंक्लूड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। यही पढ़ के आए, तो बड़ा सिंपल सा असूल है।
अच्छा सर, प्रॉपर्टी तो ऐसी चीज होती है ना जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, कभी कभार ऐसी चीजें भी ट्रांसफर हो जाती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। लेट्स अज्यूम आपका एम्प्लॉयर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और आपको अकाउंटिंग सीखनी है, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि सर मुझे अकाउंटिंग पढ़ाने की सर्विसेज ही दे दें। अच्छा, सर्विसेज के लिए ना ट्रांसफर्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, सर्विसेज के लिए प्रोवाइडेड का वर्ड ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक नौकरी है, खिदमात है, नौकरी ख़त्म तो वापस करो मेरी खिदमात, वापस करो मेरी अकाउंटिंग जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, नहीं हो सकता। तो इसीलिए ना सर्विसेज के लिए एक ही वर्ड होता है प्रोवाइडेड। सर्विसेज में प्रोवाइडेड ट्रांसफर्ड अलग अलग नहीं होते, वो सिर्फ चीज़ों में होते हैं, क्योंकि चीज़ों की वापसी हो जाती है, सर्विसेज की नहीं होती। तो सर्विसेज में एक ही वर्ड है प्रोवाइडेड, और वो हमेशा के लिए है, उसमें ऐसा कोई रवाज नहीं है कि जी नौकरी ख़त्म तो सब खदमात भी वापस। ठीक है, तो सर आपने अपने एम्प्लॉयर से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दी। मार्केट में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है 100 रुपए की, और एम्प्लॉयर आपसे ले रहा है 30 रुपए। तो सर समझ आ गई बात की, 70 आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। सो वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस एट द टाइम इट इज प्रोवाइडेड। तो जिस वक्त आपको सर्विस प्रोवाइड की गई, उस वक्त जो सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू थी, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। आपने अपने एम्प्लॉयर से दांत निकलवाना था, वो डेंटिस्ट नहीं था, उसको दांत दूसरे तरीके से निकालना आता था। मार्केट में दांत निकालने के 20,000 लेते हैं, उसने बदमाशों को कह के 5,000 में निकलवा दिया। तो ठीक है सर, 20,000 माइनस 5,000, 15,000 का फायदा हो गया आपको सैलरी में। तब अच्छा, कभी निकलवाया दांत? ओ यार बड़ी दर्द होती है, अल्लाह माफ करे, दांत की तकलीफ ना हो किसी को। बंदे का आधा आधा क्या पूरा दर्द तो मशीनें देख के ही जाया वो निकल जाता है। मैं 9वीं में था तो मुझे ना रूट कैनाल की जरूरत पड़ गई, मुझे तब पता नहीं था रूट कैनाल होती क्या, बड़ी दांत में दर्द हो। 9वीं बात है 2004 की, सर आप फिरौन के दौर के हैं। डेंटिस्ट पे चला गया, मैंने कहा दांत में दर्द है, उसने दांत देखा, कहते हैं आपके दांत में ना कैविटी है, इसकी ना रूट कैनाल हुई है। मुझे क्या पता रूट कैनाल हुई, मैं तो कर दो फिर। लो जी, भाई साहब ने पहले चढ़ाए दस्ताने, जब उसने दस्ताने पहन के ऐसे छोड़े ना, कड़च कड़च हुआ, मैं कहा ले भी है कोई लंबा कम पैक है। फिर उसने कहा बेटा जी ज़रा ये मशीन देखा ही होगा आपने डेंटिस्ट का, लेट जाए। लेट तो मैं गया, उसके बाद जब उसने उसको ऐसे नीचे किया ना, टोर ऊपर से बत्तियां जलाई, मेरी तो दर्द ही, मैंने कहा डॉक्टर साहब दर्द ठीक हो गया है, उड़ गया दर्द। तो कहा बैठा रहिए फिर आ जाएगा वापस। फिर उसके बाद उसने जो 3 दिन मेरे साथ की ना, अल्लाह किसी को भी ना कराए, फिर तो मेरे दांत में हल्का सा मसला, मैं फ़ौरन भाग जाता हूँ कि ये मुझे वो ना करे, नॉर्मल फीलिंग हो जाए। बड़ी टेंशन होती है यार, बड़ी टेंशन होती है, अल्लाह माफ़ करे। एनीवेज आगे चले, आगे चले, हो गया ये, ज़बरदस्त हो गया। अब आगे वापस आते हैं, यही बात पढ़ी थी हमने। ओके, अच्छा ये सेम एज अबव, सेम एज अबव, ये भी हमारी बात पूरी हो गई। तो कुछ भी ट्रांसफर होगा तो रूल एक ही है। अब हम आते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई और आपको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे आप? देखिए, पक्का पक्का ट्रांसफर हो जाना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो बात तो अलग है। सर उस वक्त क्या होगा अगर आपने एम्प्लॉयर को कहा कि सर मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, नौकरी तक रखिएगा, नौकरी खत्म हुई तो वापस ले लीजिएगा, तब क्या होगा? इसके बारे में ना लॉ में कहीं डायरेक्ट बात लिखी नहीं हुई, इनडायरेक्ट जरूर लिखी हुई है, डायरेक्ट बात लिखी नहीं हुई। तो आपके लिए ना जरा डायरेक्ट बात मैं यहां पे लिखने लगूं। ये बात गाड़ी के लिए नहीं है, ये बात घर के लिए नहीं है, इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड होगा ये सबके लिए। ठीक है, गाड़ी और घर प्रोवाइडेड के लिए नहीं है, इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइडेड होगा ये उन सबके लिए है। सर देखें, एम्प्लॉयर ने आपको वॉशिंग मशीन देने से इनकार कर दिया, अब आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? खरीद आप सकते हैं नहीं, आप मार्केट से किराए पे ले आएंगे, आप मार्केट से किराए पे ले आएंगे। तो उस बंदे ने कहा भाई जी साल का किराया ना इस वॉशिंग मशीन का 25,000 रुपये है। अब आप 25,000 भर रहे हैं। कुछ अरसे बाद एम्प्लॉयर को ख्याल आया कि यार वाकई इसको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, उसने आपको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर दी। अब आप मुझे बताएं कि जो वॉशिंग मशीन आप किराए पे लाए थे 25,000 पे, अब आप वो वापस कर देंगे?
बोले कर देंगे ना, वापस कर देंगे, बात नहीं क्या करनी है, अब आपको फ्री की मिल जो गई है। क्या जो 25,000 रेंट दे रहे थे अब देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, खुशी होगी। तो सर यही रूल है यहां पे कि फेयर मार्केट रेंट आपने लेना है, फेयर मार्केट रेंट उस वॉशिंग मशीन का आपने लेना है, और इसमें से लेस कर देना है वो अमाउंट जो आप एम्प्लॉयर को पे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बात आसान है। तो फिर इस सूरत में उस चीज का फेयर मार्केट रेंट देखा जाएगा और उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दी जाएगी जो कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे की है। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, एक असूल और भी है इसमें, आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। सर जब आपको कोई एसेट प्रोवाइड होता है, वो एसेट किसकी बैलेंस शीट में होता है, आपकी या एम्प्लॉयर की? जब आपको कोई भी एसेट प्रोवाइड होता है तो वो किसकी बुक्स में आ रहा होता है, आपकी या एम्प्लॉयर की? सर एम्प्लॉयर का है ना, उसने तो आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, तो वो उसकी बुक्स में आ रहा होता है। एग्रीड सब इस बात पे? अच्छा, एक और सवाल, अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि मेरी इनकम हुई है, अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि मेरी इनकम हो गई है, तो दुनिया का कोई ना कोई शख्स ये जरूर कह रहा होगा कि मेरा खर्चा हो गया। या इस बात को उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स का खर्चा हुआ है तो दुनिया में किसी ना किसी की इनकम जरूर हुई है। इस जुमले को सोच के बताएं ठीक है या गलत है। अगर कोई शख्स कहता है कि मेरा खर्चा हो गया है तो सर दुनिया में किसी ना किसी की इनकम तो हुई है। एग्रीड? मुकरेंगे तो नहीं, देख लें। ओके, एसेट आ रहा है एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में और खर्चा होने पे किसी ना किसी की इनकम होती है। सर बैलेंस शीट में जब ये वॉशिंग मशीन मौजूद होगी, एम्प्लॉयर इसको डेप्रिशिएट करेगा? करेगा ना? करेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। और अभी आपने कहा कि अगर कोई एक्सपेंस कर रहा है तो किसी की तो इनकम हो रही है। मुकरे अब जरा इस बात से, मुकरे अब जरा इस बात से। नहीं, आपने खुद कहा सर ये एसेट बैलेंस शीट में आ रहा होगा एम्प्लॉयर की, और बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स आते हैं उन सबकी डेप्रिसिएशन होती है ना, एम्प्लॉयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा, और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। और आपने खुद कहा कि किसी ना किसी का खर्चा होगा तो किसी ना किसी की इनकम तो होगी, तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एम्प्लॉयर का खर्चा हो रहा है ना, तो फिर इनकम किसकी होगी? एम्प्लॉय की। तो इसका मतलब है कि दूसरा रूल यहां पे यह बनेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा हिस्सा वही है, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। सारी बात वही है। खुद सोचें यार, बेचारा डेप्रिशिएट वो कर रहा है वॉशिंग मशीन, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन ले रहा है? एम्प्लॉय। कपड़े वो धो रहा है, निचली मंजिल पे रखी है, ऊपर वाली मंजिल वाले उसे कहते हैं जा वेला बैठा है कपड़े धोकर आ। समझ रहे होगे कौन कह रहा होगा। उनको लग रहा है कि ये हाथ से धोता है कपड़े, मेहनत करता है, लेकिन नीचे उसने छुपा के ना वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वो ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले जाता है सारे, और ऊपर आके फिर नाटक भी करता है मैं तो बड़ा थक गया हूं कपड़े धो धो के। तो ठीक है, फिर ऐसी जुगाड़ें निकालनी ही पड़ती हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। तो सर मेरे ख्याल में गाड़ी और घर के अलावा अगर आपको कुछ भी प्रोवाइड हो गया तो सर इन दोनों में से कोई एक असूल लगेगा, फेयर मार्केट रेंट ऑफ एसेट फॉर द ईयर, फेयर मार्केट रेंट, और लेस कर देंगे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो अमाउंट पे की। और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है एम्प्लॉयर ने अपनी किताबों में, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। दोनों में से कोई असूल आप कौन सा लगाएंगे सर? ये सवाल में डेटा पे डिपेंड करेगा। सवाल में अगर फेयर मार्केट रेंट दिया है तो ऊपर वाला असूल लगा दें, अगर उसने डेप्रिसिएशन का डाटा दिया है तो नीचे वाला असूल लगा दें।
बात समझ आ गई? ऑल गुड सर, यहां तक किसी का कोई सवाल? सर फेयर मार्केट रेंट होता है कि अगर आप ये वाली चीजें, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे अप्लायंसेस कहते हैं इनको, अगर ये अप्लायंसेस आप मार्केट से किराए पे लेंगे ना तो आपको साल का कितना किराया देना पड़ेगा, ये होता है फेयर मार्केट रेंट। याद रखिएगा एक बात ना, स्टूडेंट बहुत गलती करता है, हमारे इनकम टैक्स में, मैं सेल टैक्स की अभी बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स में सालाना चीजें देखी जाती हैं। तो यहां पे जो फेयर मार्केट रेंट भी देखा जाएगा ना, वो क्योंकि साल की कैलकुलेशन हो रही है ना, देखिए हमने हर चीज को अभी न्यूमेरिकल में साल में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सवाल में फेयर मार्केट रेंट मंथली दिया गया है, साल का दिया गया, हमें साल का चाहिए। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। देखिए सर एक बात मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं, आपने तैयारी नहीं की हुई, आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आप फेल होंगे, किसी को दुख नहीं होगा, ठीक है, आपका बनता था। लेकिन सर आप तैयारी करके गए, आपने फुल तैयारी की हुई है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, मेहनत की हुई है, और ऐसी बोंगियां मार के आप फेल हो जाएंगे ना, फिर मेरी आपकी शदीद लड़ाई है। सर वो मैंने देखा नहीं था, वो महीने का था, मैंने 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सर वो देखे ना, लोन दिया गया था 6 माह के लिए, मुझे याद नहीं रहा उसको 6/12 करना। वो यार खुदा का वास्ता है यार, ये केयरलेसनेस की मिस्टेक से फेल नहीं होना। बाबर आजम बाहर जाती गेंद को छेड़ के आउट होता है ना, तो बहुत दुख होता है कि यार तू तो ना करना ऐसे, ऐसे है ना, पहली बॉल पे और किसी के आउट होने का दुख नहीं होता जितना उसका होता है कि यार तू कर क्या रहा है। तो इसीलिए ना प्लीज मेहरबानी करें, ये मत किया करें, केयरलेसनेस की वजह से फेल नहीं होना। नहीं पढ़ के जाना, ना पढ़ के जाए, आपकी मर्जी, लेकिन पढ़ के गए हैं, तैयारी की हुई है और फिर ये हरकतें हो रही हैं ना, ये सर मजेदार बात नहीं। और अक्सर बच्चा जो फेल होता है ना, वो आके यही कहता है कि सर सारा कुछ आता है, सवाल भी हम सारे कर लेते हैं, समझ नहीं आ रही। सर वो ये हरकतें होती हैं कि पेपर में बैठ के ना कभी 6/12 नहीं लगाया, तो कभी 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो कभी ये नहीं किया, ये छोटी गलतियां ना फिर आपके नंबर काट देती हैं। एग्रीड? तो प्लीज 3 घंटे 3.25 घंटे ऐसे गुजार लिया करें कि दुनिया में बस आप अकेले ही हैं और कोई भी नहीं है, दिमाग से सब कुछ निकाल दिया करें, बस पेपर पे कॉन्सेंट्रेट किया करें। 3 घंटे गुजर ही जाने, ठीक है जी? कोई सवाल? एट द एंड ऑफ द मंथ ये वाली है, मतलब फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू, हाँ ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको कह रहा है ना एट द एंड ऑफ मंथ ये है, तो मंथली दे दी ना, मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, या मुझे उतने महीनों से मल्टीप्लाई करना है जितने महीनों के लिए मुझे ये प्रोवाइड हुआ है। 6 माह के लिए प्रोवाइड हुआ तो 6 माह से मल्टीप्लाई कर दें फेयर मार्केट रेंट को, अगर मंथली दिया हुआ है। 2 माह के लिए तो 2 से कर दें, और पूरे साल के लिए तो 12 से कर दें। बस ठीक है, आपको दे दी फेयर मार्केट, अगर उसने एवरेज भी दे दिया तो फेयर मार्केट रेंट तो दे दिया उसने। बस सवाल में गिवन होना चाहिए फेयर मार्केट रेंट। नॉर्मली वो वैसे डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट उसने ज्यादा पूछा हुआ है, और इसमें भी ना वो आपको वॉशिंग मशीन की कॉस्ट दे देता है और डेप्रिसिएशन का रेट दे देता है, वो फिर आप डेप्रिसिएशन खुद निकाल लेते हैं कितनी चार्ज की होगी, और माइनस कर दें उसमें से वो अमाउंट जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे की होगी। ठीक है जी, सब अच्छा है? चले जी, बाकी बातें करते हैं इंशाल्लाह परसों। अल्लाह हाफिज जी भाई। जैसे कंपनी किसी एम्प्लॉय को कार देती है, अच्छा भाई ने सवाल किया कि कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो गाड़ी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं और उसकी सैलरी में से पैसे साथ साथ काटते रहते हैं, जब गाड़ी के पैसे पूरे हो जाते हैं तो गाड़ी उसको दे देते हैं। सर ये आपका बेनिफिट है? पहले मुझे ये बताएं, आपको कोई खुशी हो रही है? नहीं, मेरे ही पैसे हैं ना, फायदा इतना हुआ कि चलो किस्तों में चले गए, पैसे तो आपके ही हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से तो कुछ नहीं मिला ना आपको, तो इस सूरत में कुछ भी ऐड नहीं होगा, इस सूरत में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो बहुत सी कंपनीज ऐसे करती हैं, वो एम्प्लॉय को लोन दे देती हैं और कहती हैं बाकी किस्तें जो है ना खुद देते रहो, और ये सारे पैसे फिर एंड में मुझे वापस कर देना। आपको क्या फायदा हुआ? बस ये फायदा हुआ कि आपकी पेमेंट छोटी छोटी टुकड़ों में हो गई, बस मॉनेटरी फाइनेंशियली आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।